राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों आपकी सीटेट की वीडियोस कंटिन्यूस आपको चैनल पर मिल रही हैं। आपका पेपर जो है 21 तारीख को आने वाला है, ठीक है। और आप पेपर की तैयारी मुझे उम्मीद है कि अच्छे से कर रहे हो। आज नेट का रिजल्ट आ गया है और एक जो हैं जिन्होंने हमारी क्लास देखी उन्होंने कमेंट भी किया कि उनका नेट क्वालिफाई हो गया। तो मुझे काफ़ी वाकई बहुत अच्छा लगा कि उनका नेट क्वालिफाई है। चलिए, तो सबसे पहले हम सीटेट, ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बार सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर अपना जो है क्वालिफाई कर लें तो मुझे कमेंट जरूर करें कि सर हमारा क्वालिफाई हो गया है या नहीं हुआ है, कितने मार्क्स बने हैं। तो सबसे पहले हिंदी में मैं आपको बता दूं, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपके गद्यांश काव्यांश मतलब 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश काव्यांश से आते हैं और 15 सामान्य हिंदी के आते हैं। तो सबसे पहला गद्यांश है, इसको हम पढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं इस गद्यांश को पढ़कर जो उपयुक्त प्रश्न हैं जो दिए गए हैं उनके उत्तर दें। 1 से 8 प्रश्न होंगे, 9 से 15 तक दूसरे से होंगे। चलिए, तो राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप से सभी परिचित हैं। इस स्वरूप के पीछे छिपे अर्थ को समझाना भी जरूरी है। 3 रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत। आगे जब पढ़ेंगे तो बीच में श्वेत, फिर क्या है, और सबसे नीचे हरा रंग है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। श्वेत रंग शांति और सच्चाई का परिचालक है। हरा रंग संपन्नता और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। श्वेत रंग की पट्टी पर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। नए नियमों के अनुसार झंडे को दिन रात यानी कि 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। लेकिन जब तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है और उसे खोलकर पूरा फहराया जाता है तो इसे झंडा फहराना कहते हैं। नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए और नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए? चौकोर, तिकोना, आयताकार, गोल। तो आपका पहले उत्तर का आपको आंसर तुरंत मिल गया। आपने अभी पढ़ा कैसा? सी, आयताकार होना चाहिए। चलिए, मैंने सिर्फ आपके सामने एक नॉर्मल गद्यांश पढ़ा है। अभी देखना आप सारे प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे। यहाँ पहले से उत्तर दिया, लेकिन आप यकीन मानिए राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया है। पहले तो देखिए, मैंने अभी ऑप्शन भी नहीं पढ़े। क्या परिवर्तन? पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक अब सारे 24 घंटे फहरा सकते हैं। तो आपका सी सही है, दिन रात फहराया जा सकता है। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? आपको अभी पता है कौन सा रंग है। आपका डी सही है, केसरिया रंग है। हरा रंग किसका परिचालक है? खुशहाली और समृद्धि का। तो समृद्धि आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। ध्वजारोहण की प्रक्रिया क्या प्रक्रिया है? ध्वजा को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना, खंभे पर बंधे ध्वज को खोलना और आपका ध्वज को खंभ पर फूल डालकर बांधना और खंभे पर बंधे ध्वज को सलामी देना। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए क्या होगा? ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्योदय का संधि विच्छेद है। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय और सूर्य प्लस उदय। तो सी आपका सही है, सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय। कौन सा शब्द भिन्न है? श्वेत, चक्र, केसरिया, हरा। चक्र भिन्न है, ये तीनों रंग हैं, ठीक है। और चक्र आपका पहिया होता है। निम्न नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द होगा नियमानुसार, नियमानुसार, नियम अनुसार, नियमानुसार। तो आपका जो सही उत्तर है वो ए होगा, नियमानुसार। चलिए, राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय है ट्रिय। उपसर्ग दोस्तों आगे होता है, प्रत्यय पीछे। ट्रिय, या, ईय और ईय। तो आपका जो राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय है वो ईय है आपका। चलिए, बड़ी ई और ई। अब अगला आपका काव्यांश है। मैंने आपको बताया था यहाँ से 10 से 15 प्रश्न हैं आपके। तो कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, थेरी राह रोकते पाहन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा किया करेगा, वे मनुष्य बस कातर गर्दन, अपर्ण कर सर्वस्व मनुज को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। बहुत अच्छी दोस्तों कविता है। तो यहाँ आपका प्रश्न है, कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है?
अब जब आपको पाहन का मतलब ही नहीं पता तो आप कैसे, तो आपका ए है खुशियाँ भरने के, दुख देने के, बाधा ना डालने के, और डी है मार्ग अवरुद्ध करने के। तो डी आपका सही है, कवि ने पाहन को मार्ग अवरुद्ध करने के संदर्भ में प्रयुक्त किया है। कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए? परिश्रमी, कायर, साहसी, कोमल। कायर नहीं बनना चाहिए, जो कि आपने अभी पढ़ा, तो बी आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका वो है, किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए? दुष्ट, प्रकृति, स्वयं, मनुज। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए आपका हो जाएगा दुष्ट। चलिए, समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, यह भाव किस पंक्ति में आया है? अपर्ण का सर्वस्व मनुज को, कुछ भी बन कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कुछ न करेगा क्या करेगा। तो समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, ये आपका ले देकर क्या जीना, कैसे भी मतलब आप बात को समझौता करके कुछ ले देकर जीना क्या जीना है। मानवता ने तुझको सींचा, पंक्ति का आशा है मानवीय गुणों का पोषण, मानवता का अभाव, मानव द्वारा सिंचाई करना, मानवता में विश्वास। तो ये आपका है मानवीय गुणों का पोषण। चलिए, कातर का अर्थ है दोस्तों, कातर का अर्थ होता है भयाकुल, संकोच, निर्लज्ज, अविश्वास और भयाकुल। तो आपका डी सही है। चलिए, यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि जो है हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ और सीडीपी के सबके 30 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ जो आपका प्रश्न है, चलिए पहला पढ़ते हैं। सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है, वह आदेश, माफ़ करिएगा दोस्तों, आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेश अनुसार निष्पादन कर सकें। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है? परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, संप्रेषणात्मक उपागम, मानवीय उपागम। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी आपका हो जाएगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, बी आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए, ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है? वर्तनी और पठन, संयुक्तिकरण और रूपांतरण, लेखन और श्रवण, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, संयुक्तिकरण और रूपांतरण, बी आपका एकदम सही उत्तर है। ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना के संयुक्तिकरण और रूपांतरण तथ्यों को समझने की जरूरत है। चलिए, अनिका अपने शिक्षार्थियों को की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी? अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषय से संबंध कर पाना, अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। तो आपका जो इसमें से सही उत्तर है वो आपको बताना है। चलिए, तो आपका सही उत्तर क्या है? अंग्रेजी भाषा से सीखे गए शब्दों से अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना। रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मदद कर रहा है? संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, अभिनय के गुण को विकसित करना। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? संरचनात्मक, व्याकरण अनुवाद, संप्रेषणात्मक और रचनात्मक। तो ये आपका सही उत्तर है, ये आपका हो जाएगा संरचनात्मक। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के संरचनात्मक उपागम का प्रयोग कर रही है। चलिए, गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है?
विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनके वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को शब्द की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है। विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्द के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। चलिए, चोमस्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है? अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, किसी एक भाषा को समझना, इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी हो जाएगा, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। चोमस्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का प्रकार सार्वभौमिक व्याकरण को समझना है। चोमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषाई विकास एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण द्वारा होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो अगला प्रश्न है आपका वो है, रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनसे नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? अब ये जो प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपके हर एक वीडियो में लगभग ऐसे ही, बस नाम बदल जाते हैं टीचरों के, व्यक्ति के, बच्चों की संख्या बदल जाएगी, प्रश्न वही है। तो हर एक वीडियो को आप देखें। अगर आप सिर्फ यही एक वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार जाके दोनों प्लेलिस्ट देखें, पेपर 1 पेपर 2 की। तो ये है आपकी, अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है, विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? पियाजे, वाटसन, स्किनर और चोमस्की। तो डी आपका सही उत्तर है, डी है आपका चोमस्की। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा चोमस्की द्वारा प्रतिपादित की गई। सीखी हुई भाषा के समझने की क्षमता अर्पित करना तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, निदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निदा क्या करने की कोशिश कर रही है? अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, अपने विद्यार्थियों के पीठ का शीर्षक बता रही है, अपने विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील बना रही है, अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। तो ए आपका सही उत्तर है। चलिए, प्रतिस्थापना विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? व्याकरण, कविता, शब्द अर्थ और रचनात्मकता। तो ए है आपका प्रतिस्थापना विकल्प सूची व्याकरण शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है। जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? ए समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, बी व्याकरण अनुवाद विधि, सी मौन विधि और डी परामर्श कोर्स। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी होगा व्याकरण अनुवाद विधि। जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह व्याकरण अनुवाद विधि सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें? सश्रत वाचन, भूमिका निर्वाह, मौन पठन और चित्र संयोजन। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी होगा भूमिका निर्वाह। सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं?
श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। तो आपका सी जो है वो सही उत्तर है। सी आपका हो जाएगा सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन। उपकौशल हैं, कौशल 4 प्रकार के होते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। तो आपका ये आपका हिंदी का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि हिंदी में आपके 30 ही प्रश्न आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? पत्र का गलत प्रारूप, विराम चिन्ह की त्रुटियां, स्वर शैली लहजा की त्रुटि और वर्तनी की त्रुटि। तो सी जो है वो आपकी सही उत्तर है, स्वर शैली लहजा की त्रुटि। इसके बाद दोस्तों आपके इंग्लिश के 30 प्रश्न होते हैं, वो मैं आपके अगली वीडियो में करा दूंगा। दोस्तों चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एंड तक देखा करो। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।